आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज के तहत हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक को देख रहे हैं, जिसमें कि हम सब आज ये सेकंड चैप्टर के लास्ट वीडियो को देखेंगे। इसमें हम आज किस प्रकार से भारत में विपक्षी पार्टी का उदय हुआ और साथ ही साथ उस समय के जो तीन महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी जिनकी चर्चा आपकी पुस्तक में की गई है, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ, इसकी विचारधारा के बारे में, इनके संस्थापक के बारे में और इनकी क्या भूमिका रही भारतीय राजनीति में, इन चीज़ों के बारे में हम नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं उसे देखते हैं। आप देखिए, इन्हीं सभी प्रश्न के उत्तर जो है आपको इन्हीं नोट्स के माध्यम से और इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आप इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे बनाइए, नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी बुक में, इसी चैप्टर में अभी मिलेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो विपक्षी पार्टियों के जो उद्भव की बात हम करें, जैसा कि हम सब पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व जो है 3 आम चुनाव तक बना रहा। कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने देखा कि 1885 में स्थापना हुआ था और स्थापना के बाद किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन की तरह जो है देश में बना रहा, जिसे हम विचारधारात्मक एवं सामाजिक गठबंधन के रूप में कांग्रेस को देखा हमने, जो कि उसके प्रभुत्व कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन सभी चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस पार्टी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस को इतने मजबूत होते हुए भी भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण पार्टी उभर करके आती है। और प्रथम उन आम चुनाव से ही, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि जो पहली आम चुनाव हुई थी वहां से लेकर के तृतीय आम चुनाव तक बेशक कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता रहा, परंतु उस समय में भी देश में विपक्ष मौजूद थी, विपक्षी पार्टियां मौजूद थी, अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ती थी, उनको भी सीटें कम मिलती थी, बेशक कम मिलती थी, परंतु उन्हें भी सीट मिलती थी और वे सभी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनाव में बराबर जो है सहभागी होते थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन शुरुआती वर्ष में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसके बाद भारत में विपक्षी पार्टी का उद्भव हुआ, जिन्होंने लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दोस्तों, किसी भी देश में जो विपक्षी पार्टियां होती है उसकी एकदम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेशक जरूरी नहीं है कि जो सरकार में है वही देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। विपक्षी पार्टियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है राजनीति में जितना कि सत्ता दल का होता है, ताकि लोकतंत्र बना रहे और सत्ता जो है निरंकुश ना हो। तो विपक्षी पार्टी के उद्भव के अगर हम कुछ कारण को देखें तो सर्वप्रथम तो ये था कि जो कांग्रेस की उस समय की जो प्रवृत्ति थी वो एक सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन की प्रवृत्ति थी, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है कुछ मतभेद थे। कांग्रेस एक व्यापक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर जो है पार्टी के अंदर अलग विचारधाराओं के लोगों के समूह जो कार्य कर रहे थे उनमें मतभेद जो है बढ़ता गया और साथ ही साथ मतभेद बढ़ने की वजह से कांग्रेस से वे सभी ग्रुप जो है बाद में जाकर के अलग अलग होते हैं और अलग अलग पार्टियों का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम यही रहा कि उन गुटों के बीच जो है कांग्रेस के अंदर ही जो, क्योंकि हमने देखा पहले कि किस प्रकार से कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह थी, जिसमें कि अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग जो है कांग्रेस में समाहित थे। समय के साथ इनके मध्य जो है मनमुटाव बढ़ा, किसी मुद्दों को लेकर के अन्य मुद्दे हुए करते थे, राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था। तो इस वजह से कांग्रेस से मतभेद होने की वजह से जो है पार्टियां निकली, जैसे कि हम देखेंगे किस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ। साथ ही साथ जो विचारधारात्मक असहमति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से असहमत होकर के
विचारधारात्मक रूप से अलग अलग विचारधारा को मानने वाले पार्टियों का गठन हुआ। और क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दे के आधार पर भी कई पार्टियों का गठन हुआ। भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत मुद्दों पर नए दल बने, राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां उभरी और इससे बहुदलीय राजनीति को जो है बढ़ावा मिला भारत में। और इसी का ये परिणाम है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी, इस प्रकार की पार्टियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन भारत में जो है बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, कभी हम इस मुद्दे पे अलग से चर्चा करेंगे कि किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, किस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। इसके ऊपर में एक अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। आपको विपक्षी दल के उभार के बारे में, विपक्ष किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में उभर के आया, कांग्रेस का प्रभुत्व होते हुए भी इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका की अगर हम बात करें तो ये सरकार की नीतियों की आलोचना करना, लोकतांत्रिक नियंत्रण, वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना और जनता की आवाज़ बनना। जो सत्ता पक्ष होते हैं वो अगर कुछ गलत नीति बनाते हैं जिससे कि देश के समाज के ऊपर में नेगेटिव प्रभाव पड़े, तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार की नीतियों की आलोचना करे। इस प्रकार से जो है सत्ता पक्ष की आलोचना के माध्यम से और साथ ही साथ संसद में प्रश्न के माध्यम से जो है विपक्षी दल जो लोकतंत्र को मजबूत करती है और सत्ता पक्ष के ऊपर में लोकतांत्रिक नियंत्रण रखती है। वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करती है, सरकार जो नीति बता रही है उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, ये प्रस्तुत करना भी विपक्ष का भूमिका होता है, कार्य होता है। और जनता की आवाज़, यानी जनता की अगर कोई महत्वपूर्ण ऐसी मांग है, उस चीज़ को भी उठाना जो है विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की प्रभुत्व होते हुए भी भारत में जो तीन प्रमुख पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो उभर के आई भारतीय राजनीति के आरंभिक दौर में, भारतीय लोकतंत्र के आरंभिक दौर में, इनकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। इन पार्टियों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इनके संस्थापक के बारे में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ क्यों बना था ये भी पूछा जाता है, और इन पार्टियों का भी विभाजन हुआ, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनकी विचारधाराओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में समझते हैं। कांग्रेस की गठन 1885 में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह पार्टी जो है प्रमुख भूमिका में थी। जैसा कि हम सब कांग्रेस के सामाजिक एवं विचारधारात्मक प्रवृत्ति को पढ़ चुके हैं, यही वजह रही कि बाद के वर्षों में कई अन्य पार्टियां का जन्म कांग्रेस से ही हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही युवाओं का एक समूह के द्वारा बनाया गया था, जो कांग्रेस के अधिक परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। जो कांग्रेस को, ये गुट कांग्रेस के अंदर ही थी। इनका मानना था कि कांग्रेस को और अधिक जो है परिवर्तनकामी और समतावादी होना चाहिए, यानी कि कांग्रेस की नीतियों पे और ज़्यादा जो है समाजवादी छाप जो है दिखनी चाहिए। और कांग्रेस को, इनका आरोप था कि कांग्रेस पार्टी जो है पूंजीपतियों को, जमींदारों को समर्थन करती है, यानी समाजवादी विचारधारा के लोग थे सोशलिस्ट पार्टी। ये समाजवाद की राह पे चलना चाहते थे। और अंत में 1948 में कांग्रेस पार्टी क्या करती है, तो अपनी सदस्यता संबंधी एक संविधान में परिवर्तन करती है। कांग्रेस पार्टी अपनी संविधान में, देश के संविधान में नहीं, कांग्रेस अपने संविधान में परिवर्तन करती है। और इसका परिवर्तन ये था कि पहले कांग्रेस पार्टी में ये छूट दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी का सदस्य है तो वो किसी अन्य दल या समूह का, ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य बन सकता है। परंतु 1948 में जो है कांग्रेस ने सदस्यता संबंधी जब संशोधन किया अपनी संविधान में, तो इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। और इस वजह से 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी जो ग्रुप थी, जो कांग्रेस के अंदर ही कार्य कर रही थी, वो 1948 में जो है कांग्रेस से अलग होकर के जो है एक अलग पार्टी का निर्माण करता है, जिसका नाम जो है सोशलिस्ट पार्टी रखा जाता है। तो सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम विचारधारा की बात करें तो यह पार्टी समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को मानती थी। और यह पार्टी कांग्रेस की इस आधार पर आलोचना करती थी कि कांग्रेस पूंजीपतियों एवं जमींदारों का पक्ष लेती है और किसान मजदूर को नज़रअंदाज करती है। तो सोशलिस्ट पार्टी के अगर हम प्रमुख नेता की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक थे।
राम मनोहर लोहिया जो बाद में अलग हो गए थे सोशलिस्ट पार्टी से, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, एस एम जोशी और अच्युत पटवर्धन। दोस्तों ये सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले नेता हैं, आपको इनका नाम याद रहना चाहिए। आप कहीं भी एग्जाम में अगर जाते हैं, बैठते हैं अगर आप, तो एलिमिनेशन थ्योरी की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रश्न को। तो इनका नाम आप याद रखिए, ये सब समाजवाद को मानने वाले, इसकी विचारधारा को मानने वाले प्रमुख नेता थे हमारे देश के। तो सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया और सफलता कम मिली, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विकल्प भी नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी सोशलिस्ट पार्टी देश में चुनाव में सक्रिय भाग लेती थी और अलग अलग जगहों पे जो है चुनावी अभियान चलाती थी, साथ ही साथ विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में थी, जनता की आवाज़ उठाती थी। तो इस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रही। सोशलिस्ट पार्टी से अलग बाद में जाकर के कुछ दल अलग होते हैं, जिसमें कि किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। तो इस प्रकार से आपसे जो है यहाँ पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी से अलग हुए महत्वपूर्ण दल का नाम बताइए। तो आप जो है इस प्रकार से बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन सा दल अलग हुआ था। तो आप अपने आंसर में जो है इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट एक और पार्टी है जो सीपीआई, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये सेकंड है जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी दल थी। जैसे कि प्रथम आम चुनाव में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सोशलिस्ट पार्टी थी, साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, सोशलिस्ट पार्टी को हमने देख लिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है प्रथम 3 आम चुनाव तक सर्वाधिक सीटें लेकर के आती रही कांग्रेस के बाद, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई महत्वपूर्ण विपक्षी दल थी उस समय में। प्रथम आम चुनाव में भी 16 सीटें आई थी, जो सर्वाधिक विपक्षी दलों में सीट कम्युनिस्ट पार्टी की ही थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में आइए समझते हैं और इसके विभाजन को भी हम देखेंगे। बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर के 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट ग्रुप का उभार हुआ। इनका लक्ष्य देश के समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद को अपनाना था। 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई थी। यह ग्रुप जो है आरंभ में कांग्रेस पार्टी के साथ ही काम कर रही थी, परंतु 1941 में यह कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली। आज़ादी के बाद सीपीआई भारत की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, जिसने आज़ादी के बाद कांग्रेस की नीतियों का विचारधारात्मक विरोध किया। प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीती थी, जो कि एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाने में सिद्ध हुआ। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कांग्रेस के बाद में ये सेकंड हाईएस्ट सीटें थी सीपीआई की। सीपीआई के अगर हम प्रमुख नेता की बात करें तो ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, EMS नंबूद्रिपाद। आप जैसे कि केरल के बारे में हमने जाना कि 1957 में केरल में जब पहली बार भारत में किसी गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई तो वो सीपीआई की थी और नंबूद्रिपाद जी ही वहाँ पे सीएम बने थे। पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। साथ ही साथ आज़ादी के बाद जो इनकी भूमिका की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का आलोचना किया गया इनके द्वारा। मजदूरों और किसानों के मुद्दे उठाए इन्होंने। संसद और जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया। अगर हम सीपीआई की विचारधारा की बात करें तो मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं ये। वर्ग संघर्ष जो कि कार्ल मार्क्स का जो सर्वप्रमुख जो विचार था, इसमें विश्वास करते हैं। ये इनका जो पूंजीवाद का विरोध इन्होंने किया है, सीपीआई के द्वारा पूंजीवाद का विरोध किया गया और ये समाजवादी व्यवस्था के स्थापना के लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। ये पूंजीवादी विचार का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका प्रमुख जो है विचारधारा है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना लिए जाते हैं। जो सर्वाधिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो सीपीआई जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहा वो केरल, जहाँ पे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई 1957 में। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जो है सीपीआई को सर्वाधिक सफलता मिला और सर्वाधिक प्रभावी रहा।
सीपीआई के विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो 1964 में चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर की वजह से जो है सीपीआई का विभाजन हुआ और यहीं से जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो है उदय होता है। तो वर्तमान समय में ये दो हैं, एक सीपीआई कहलाते हैं और एक सीपीआईएम कहलाते हैं, यानी जहाँ पे एम लग गया तो ये अलग गुट है जो 1964 में जिसका निर्माण हुआ। आइए अब हम तृतीय महत्वपूर्ण एक और पार्टी के बारे में जानते हैं जो उस समय में एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में थी, जिनका विचार भी कांग्रेस पार्टी से भिन्न था और ये एक दक्षिणपंथी विचारधारा के पार्टी मानी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वामपंथ और दक्षिणपंथ के ऊपर में भी वीडियो बनाने वाले हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए भारतीय जनसंघ की अगर हम बात करें तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। शुरुआती साल में इस पार्टी को हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला था। इनके अगर प्रमुख नेता की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक इनके नेता से कई बार जो है क्वेश्चन बन चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देख लेंगे, नोट कर लेंगे। अगर हम जनसंघ की विचारधारा की बात करें तो जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ अखंड भारत की समर्थन करता रहा हमेशा से। हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में जनसंघ जो है सबसे आगे थी और जनसंघ परमाणु परीक्षण का पक्षधर भी रही है। तो इस प्रकार ये इनके प्रमुख विचारधारात्मक विशेषता रही है। अगर हम एक अपोजिशन की रोल की तरह अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों का वैचारिक विरोध किया गया जनसंघ के द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति थी इसका विरोध किया इन्होंने। अल्पसंख्यक नीति के ऊपर में भी जनसंघ का अलग मत था। राष्ट्रीय एकता के प्रश्नों पर भी असहमति थी कांग्रेस से। जनसंघ की अगर हम चुनावी प्रदर्शन को देखें तो 1952 के प्रथम चुनाव में 3 सीटें मिली, 1957 में 4 सीटें मिली थी और 1962 में 14 सीटें और 1967 में 35 सीटें जनसंघ को प्राप्त हुआ था। 1967 के बाद से कांग्रेस का प्रभुत्व जो है कमजोर होना आरंभ होता है देश में और विपक्ष जो है मजबूत होने लगती है और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का जो है गठन होता है। 1977 में जो है जनसंघ जो है आपातकाल के बाद की बात है, 1975 में आपातकाल लगाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इंदिरा गांधी जी पीएम थी उस समय में। तो आपातकाल के बाद जो है भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। एक्चुअली 1980 का दशक ही भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और विपक्ष की राजनीति की एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश होती है। 1975 में आपातकाल के बाद जो है कई विपक्षी पार्टी आपस में मिल करके जो है चुनाव लड़ती है और जनता पार्टी के नाम से जो है एक अलग नई पर पहली बार जो है केंद्र में जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है 1977 में होता है। तो जनता पार्टी में जनसंघ भी शामिल थी और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में और 1980 में जनता पार्टी के विभाजन के बाद जो है पूर्व जनसंघ के नेताओं ने मिलकर के बीजेपी का निर्माण किया, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से 2014 के बाद से वर्तमान समय तक 3 बार जो है मोदी जी चुनाव जीत चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जैसे कि हम सब ने देखा कि जैसे प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व बना हुआ है देश में। और अभी देखिए आगे आने वाले समय में भारतीय राजनीति में क्या बदलाव होता है, क्या चुनावी राजनीति किस प्रकार की होती है, इन चीज़ों को हम कभी और देखेंगे, किसी अन्य वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उम्मीद है कि आपको जिस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाया कि किस प्रकार से भारत में विपक्ष उभर करके आया, विपक्ष की क्या भूमिका रही और साथ ही साथ उस समय के जो 3 महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी थी उसके बारे में हमने चर्चा किया, सीपीआई और जनसंघ और जो एक अन्य पार्टी थी जो सोशलिस्ट पार्टी, इन तीनों पार्टियों के बारे में हमने चर्चा किया। और
इनके सभी पहलुओं को हमने देखा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोग